नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वागल एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास, विशेष रूप से सामाजिक सुधार आंदोलनों को बहुत ही सरल और विस्तार से समझाया है। हमारा उद्देश्य जटिल विषयों को आसान बनाना है ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास को अक्सर हम बस तारीखों की तरह याद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम महज तारीखें और नाम नहीं रटेंगे। हमारे पास जो भी विस्तृत नोट्स और ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं, उनका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। एकदम सही। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 19वीं और 20वीं सदी के ये आंदोलन केवल इतिहास के पन्ने नहीं है, मतलब इन्होंने आधुनिक भारतीय समाज की पूरी नींव रखी है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग विचारकों ने समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। कोई पश्चिम की तरफ देख रहा था तो कोई अपनी प्राचीन जड़ों की तरफ। बिल्कुल, जब हम इन ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालते हैं ना, तो पता चलता है कि यह समाज में एक तरह का भारी वैचारिक संघर्ष था। रातों रात कुछ नहीं हुआ था। तो इसी वैचारिक संघर्ष की शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमारे नोट्स में सबसे पहले आते हैं, यानी राजा राममोहन राय। हाँ, और फिर यही सभा आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज बन गई। सही कहा। और इन स्रोतों को पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में उनके काम करने के तरीके को लेकर एक उपमा आ रही थी। वो मुझे भारतीय समाज के पहले, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगे। सॉफ्टवेयर अपडेट? अच्छा, जरा इस विचार को और समझाइए। देखिए, जब आपके फोन के सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है या वो हैंग होने लगता है, तो आप पूरा फोन उठा के कचरे में तो नहीं फेंक देते ना। हाँ, जाहिर है, हम बस उसे अपडेट कर लेते हैं। बिल्कुल, आप बस नया अपडेट इंस्टॉल करते हैं। राममोहन राय का तरीका एकदम वैसा ही था। वो उस समय की हिंदू मान्यताओं और मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी प्रणाली को नहीं बदला। मतलब उन्होंने धर्म के मूल ढांचे को नहीं नकारा। हाँ, उन्होंने हमारे प्राचीन उपनिषदों को पूरी तरह स्वीकार किया। बस उस सिस्टम में जो रूढ़िवादी कुरीतियों वाले बग आ गए थे ना, उन्हें हटाना चाहा। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है यार, क्योंकि वो पुरानी नींव पर ही नया निर्माण कर रहे थे। सती प्रथा को खत्म करने का उनका तरीका इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए थे इसके लिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बाकायदा ब्रिटिश सत्ता का, यानी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का इस्तेमाल किया। 1829 में उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया। और हमारे तथ्य बताते हैं कि 1830 तक इसे पूरे भारत में लागू भी कर दिया गया था। सोचिए, उस दौर में ऐसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। और उनकी इसी वैश्विक कूटनीतिक समझ का नतीजा था कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। अरे हाँ, ये बहुत ही रोचक तथ्य है। एक कमजोर पड़ता मुगल शासक अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए एक हिंदू समाज सुधारक को अपना प्रतिनिधि बनाकर लंदन भेज रहा है। ये उनकी स्वीकार्यता का बहुत बड़ा सबूत है। और 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में ही उनका निधन हुआ और वहीं उनकी समाधि भी बनाई गई। वो सच में एक ग्लोबल इंसान थे। मतलब उनकी पत्रिकाओं को ही देख लीजिए, बंगाली में वो संवाद कौमुदी निकाल रहे थे। हाँ, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और तौफतुल मुवाहिदीन लिख रहे थे। और अंग्रेजी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। एक ही व्यक्ति इतनी अलग अलग भाषाओं में सोच और लिख रहा था। वो सच में भारत और पश्चिम के बीच एक वैचारिक पुल थे। लेकिन देखिए, यहाँ राजा राममोहन राय के पश्चिमी सहयोग वाले दृष्टिकोण से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो इन दस्तावेजों में एक बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। आप दयानंद सरस्वती की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ समाज आगे बढ़ना चाहता था तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया? मुझे ये बात हमेशा उलझाती है। क्या ये पीछे जाने जैसे नहीं था? सतह से देखने पर यह पीछे जाना जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम 1874 में लिखी गई उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का विश्लेषण करें तो ये रिवर्स गियर नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? बचपन में जिन्हें मूल शंकर कहा जाता था, उन दयानंद सरस्वती का तर्क बहुत तार्किक था। उनका मानना था कि वेदों में कोई कुरीति है ही नहीं। सती प्रथा, छुआछूत या बाल विवाह, ये सब बाद के दौर की मिलावट है। मतलब वो पीछे नहीं जा रहे थे, वो उस मूल शुद्धता को खोज रहे थे। एकदम सही। इसलिए 1875 में उन्होंने 10 सूत्रों के साथ आर्य समाज की स्थापना की। और उनका काम करने का तरीका राम मोहन राय की तरह नरम नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने हरिद्वार में सीधे तौर पर पाखंड खंडनी पताका फहरा दी थी। बिल्कुल, वो बहुत ही मुखर थे। उनका रुख इतना बेबाक था कि वैलेंटाइन शिरोल नाम के ब्रिटिश लेखक ने तो आर्य समाज को अशांति का जनक तक कह दिया था। बाप रे,
लेकिन उनके सुधारों की गहराई कमाल की थी। उस दौर में उन्होंने लड़कों के लिए विवाह की उम्र 25 साल और लड़कियों के लिए 16 वर्ष तय कर दी थी। जो कि उस रूढ़िवादी समाज में लागू करवाना कोई मजाक नहीं था। आर्य समाज ने अनाथालय भी खोले, लेकिन उनके कुछ कदमों से भारी हलचल भी हुई। आप शुद्धि और गौ रक्षा आंदोलन की बात करें ना? हाँ, इसके तहत हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों की वापसी कराई जाती थी और स्रोतों के अनुसार इसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय की तरफ से तबलीग व तंजीम आंदोलन शुरू हो गया। ये तो एक्शन और रिएक्शन का पूरा मकड़जाल बन गया था। बिल्कुल, लेकिन शिक्षा में उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। उनके गुरुओं पूर्णानंद और विराजानंद का उन पर गहरा असर था। उन्होंने हिंदी में वेद भाष्य रचा ताकि आम आदमी भी उसे समझ सके। ज्ञान को भाषा की कैद से आजाद करना बहुत बड़ी बात थी। और शिक्षा में सबसे बड़ा प्रयोग तो 1886 में दिखा, जब लाला हंसराज ने लाहौर में पहला डीएवी कॉलेज खोला। हाँ, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसमें वैदिक ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा दोनों का मेल था। तो वेदों के इस ज्ञान से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में एक ऐसा मोड़ आता है जहां यही भारतीय दर्शन विश्व पटल तक पहुंच जाता है। और इस वैश्विक छलांग के पीछे सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था और आज हम इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके व्यक्तित्व की कहानी तो उनकी उपाधियां ही बता देती हैं। हाँ, ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। खेतरी के राजा ने उनकी ऊर्जा देखकर उन्हें तूफानी हिंदू कहा था, और जो स्वामी की उपाधि हम आज इस्तेमाल करते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर देखें तो विवेकानंद का दृष्टिकोण पिछले सुधारकों से काफी अलग था। हाँ, ये बात मैंने भी नोटिस की। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा के खिलाफ था, आर्य समाज भी खिलाफ था, लेकिन विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका दर्शन खंडन करने वाला नहीं बल्कि समावेशी था। उनका मानना था कि ईश्वर के साकार और निराकार दोनों ही रूप सत्य हैं। मतलब अगर कोई मूर्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एकदम सही। उन्होंने विवादों में उलझने के बजाय इंसान की सेवा को धर्म माना। इसी सोच के कारण 1897 में कोलकाता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और इसी समावेशी सोच ने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इतिहास रच दिया। हाँ, वहाँ उनके भाषण का असर ऐसा था कि द हेरल्ड अखबार ने इसे विश्व धर्म की सबसे बड़ी संसद कह दिया था। तो एक तरफ विवेकानंद भारतीय ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचा रहे थे और दूसरी तरफ कुछ पश्चिमी लोग ईश्वर के ज्ञान की तलाश में भारत आ रहे थे। और यहीं से थियोसॉफिकल सोसाइटी की कहानी शुरू होती है। थियोसॉफिकल का शाब्दिक अर्थ ही होता है ईश्वर का ज्ञान। ये संस्था शुरू तो अमेरिका में हुई थी ना? हाँ, 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकाट ने इसे बनाया था, लेकिन 1882 में ये मद्रास के अडियार पहुंची। और इसे असली ताकत तब मिली जब 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, एक विदेशी महिला ने भारतीय राजनीति और समाज में इतनी जगह कैसे बना ली? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, एनी बेसेंट ने भारतीय संस्कृति को इतनी गहराई से अपनाया कि लोगों को उनमें विदेशी नहीं बल्कि अपनी ही रक्षक दिखाई दी। तभी शायद उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। बिल्कुल, और उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि 1917 में वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन गईं। शिक्षा में भी उनका बहुत योगदान था। 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया। हाँ, BHU। और एनी बेसेंट ने अपने विचारों के लिए न्यू इंडिया और कॉमनवील जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। अभी तक हमने धार्मिक सुधारों पर बात की, लेकिन अब चर्चा को समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की तरफ मोड़ते हैं। मुस्लिम समुदाय, निम्न जातियां और महिलाएं। क्या इन सभी आंदोलनों में शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार थी? बिला किसी शक के। मुस्लिम समुदाय की ही बात करें तो सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि उन्होंने 1862-64 के आसपास साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। बिल्कुल, उन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका निकाली ताकि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की नींव रखी, जिसके पहले प्राचार्य थियोडोर बैक थे, राइट? हाँ, और 1876 में शुरू हुआ ये अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। और यही शिक्षा का हथियार महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो रहा था।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनका नारा बहुत ही स्पष्ट था, एक ईश्वर एक जाति। उनकी पुस्तक गुलामगिरी ने जो तार्किक बहस छेड़ी वो ऐतिहासिक थी, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का योगदान तो कोई भूल ही नहीं सकता। वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उनका संघर्ष बहुत बड़ा था, और महिला उत्थान की बात करें तो पंडिता रमाबाई का नाम भी बहुत अहम है। हाँ, उन्होंने बेसहारा महिलाओं के लिए शारदा सदन और आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो ये सारे सुधारक समाज के उस वर्ग को ताकत दे रहे थे जिसे सदियों से दबाकर रखा गया था। और इन सामाजिक सुधारों ने ही आगे चलकर राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए एक बहुत ठोस जमीन तैयार कर दी। एकदम, ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं पर तेजी से नजर डालते हैं जो इस चेतना का परिणाम थी। हाँ बिल्कुल। तो 1784 में विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी से लेकर 1839 में राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्रनाथ ठाकुर की तत्वबोधिनी सभा तक। फिर 1867 का प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग ने बनाया, 1905 का सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो गोपाल कृष्ण गोखले का था, और 1915 की हिंदू महासभा जो मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित की। ये सब समाज सेवा को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे। और फिर राजनीति और क्रांति का दौर आया। 1904 में वीडी सावरकर का अभिनव भारत, 1923 की स्वराज पार्टी जिसे मोतीलाल नेहरू ने बनाया, 1939 का फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था। उन्होंने तो विदेशों में जाकर टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन की भी स्थापना कर दी थी। आजाद हिंद फौज का सफर भी तो यहीं से जुड़ता है। 1942 में जापान में रास बिहारी बोस ने शुरुआत की, और 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली और दिल्ली चलो का ऐतिहासिक नारा दिया। इस बीच कुछ अन्य अहम बिंदु भी हैं हमारे स्रोतों में, जैसे 1866 का देवबंद आंदोलन और 1899 का अहमदिया आंदोलन। 1863 की मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी भी, जिसे अब्दुल लतीफ ने, और आज़ादी की लड़ाई में 1927 में खान अब्दुल गफ्फार खान का खुदाई खदमतकार बहुत प्रभावशाली रहा। किसानों की आवाज भी उठ रही थी। बिहार में सहजानंद सरस्वती की प्रांतीय सभा इसका सबूत है। और 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर का डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जिसने दलितों के अधिकारों को एक संगठित मंच दिया। और हाँ, विधवा पुनर्विवाह को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। 1856 का अधिनियम जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया, और 1861 का संघ जो महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया। और इसी शिक्षा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1975 में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बरेली में। इन सब तथ्यों को देखकर दिमाग चकरा जाता है कि कैसे एक छोटे से सुधार ने पूरे देश की दिशा बदल दी। और यही इन सारे स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। सोचकर देखिए, सती प्रथा के अंत से लेकर शिक्षा के अधिकार और आजाद हिंद फौज के गठन तक, इन सभी की जड़ में एक ही बात थी, पुरानी रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ये सच में बहुत गहरा विचार है। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, सिस्टम अपडेट कैसे होगा? बिल्कुल। खैर, आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जुड़े रहिए वैगले एकेडमी के साथ, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।